हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये इसके लिए बनाया है कि कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिसका हम लोग सीरीज़ चालू करेंगे। जिसका मेरा जो वीडियोस रहेगा वो मेरा प्लेलिस्ट में रहेगा। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग जानेंगे, जैसा कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, बेसिक इलेक्ट्रिकल है, हमारा मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, उसके बाद अपना पावर सिस्टम है, जो भी हमारे स्विच गियर्स है उसके रिगार्डिंग हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके आंसर्स एंड उसका एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप बने रहिए, और अगर नए हैं आप मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैन नॉट बी एनालाइज्ड यूजिंग ओहम्स लॉ। ओके, तो फर्स्ट ये है कैपेसिटर है, इंडक्टर है, या फिर ट्रांजिस्टर है, या फिर रेजिस्टेंस है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रांजिस्टर। क्यों ट्रांजिस्टर है? क्योंकि ओहम्स लॉ कभी भी यूनिलैटरल नेटवर्क को फॉलो नहीं करता है। इट कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर यूनिलैटरल नेटवर्क सच एज नेटवर्क ओनली अलाउज करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। ओके, ट्रांजिस्टर फॉर्म अ यूनिलैटरल नेटवर्क, सो दिस ओहम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल टू ट्रांजिस्टर। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कांस्टेंट फॉर a charged spherical shell according to the basic electrical energy? Electrical potential outside the spherical shell, electrical potential inside the spherical shell, electrical field outside the spherical shell, electrical field inside the spherical shell। अगर आप में से किसी को इसका जवाब पता है तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है बी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड द स्पेरिकल शेल। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड द स्पेरिकल शेल इज कांस्टेंट and is represented as V equals to K Q by R. K is the constant, Q is the charge, and R is the resistance. Okay, Q so K का जो constant रहेगा वो रहेगा 1/4 pi epsilon 0. Epsilon 0 is the permittivity. Okay, this potential is the same as that of the potential on the surface of the sphere. Okay, और ये जो रहेगा वो कभी भी सरफेस पे रहेगा। ठीक है, अभी जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर डज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ऑकर्स इन अ चार्ज स्पेरिकल शेल? कहाँ पे होता है वो? व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आउटसाइड द स्पेरिकल शेल इज 0, व्हेन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड द स्पेरिकल शेल is 0, when electrical field outside the spherical shell and electrical field inside the spherical shell। मतलब वो अगर सरफेस पे रहता है तो 0, कब वो चार्ज ऑकर होता है, या फिर अंदर रहता है, या फिर आउटसाइड रहता है, या फिर इनसाइड रहता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी। क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द स्पेरिकल शेल। तो क्यों है? The electrical field inside the spherical shell is 0, and this is basically known as electrostatic shield. The electric field outside the spherical is inversely proportional to the square of the radius. इसका जो स्क्वायर रहता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो रहता है। ठीक है, फिर हम लोग जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इसका क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर, which of the following is correct representation of peak value in an AC circuit? AC सर्किट में जो पीक वैल्यू है उसका फार्मूला क्या है? इन शॉर्ट फार्मूला ये है कि उसका जो फार्मूला रहेगा, जस्ट वेट, उसका जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय पीक फैक्टर। ओके, क्यों रहेगा? क्योंकि पीक वैल्यू का मीनिंग क्या है कि जो अपना मतलब ऐसा पीरियड चाहिए कि जिस टाइम पे अपना पावर बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है,
तो क्यों है? अ पीक फैक्टर इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। पीक फैक्टर को हम लोग और क्या बोलते हैं? क्रिस्ट फैक्टर बोलते हैं, जो कि अपना एक्सट्रीम पावर शो करता है। और जो वेवफॉर्म रहेगा उसमें अगर ऐसा अपना वेवफॉर्म रहेगा तो ये जो अपना हाई एम्पलीट्यूड रहेगा, तो ये जो टाइम रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीक टाइम बोलेंगे। ठीक है, ओके, आई होप आप ये समझ गए होंगे। हम लोग जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इनकरेक्ट अबाउट अल्टरनेटिंग करंट। तो क्या कौन सा इनकरेक्ट है? फ्रीक्वेंसी इज जीरो, मैग्नीट्यूड एंड चेंजेस विद टाइम, कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द लार्जर डिस्टेंस with less loss in power and flow in both direction। तो दोस्तों जैसा कि अपने को पता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है, अल्टरनेटिंग का जो फंडा है वही है कि इट्स चेंजेस विथ टाइम। ओके, तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ में चेंज होता है। फिर तीसरा जो ऑप्शन है उसका क्या है? कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द लार्जर डिस्टेंसेस विथ लेस लॉस। तो ये क्या है? सही है, क्योंकि जैसा जैसा डिस्टेंस बढ़ेगा उसका लॉस बढ़ता भी है और कम भी होता है। ठीक है, और डी का क्या है कि अल्टरनेटिंग है, मतलब ये नेगेटिव सीक्वेंस में भी फ्लो होता है और पॉजिटिव सीक्वेंस में भी फ्लो होता है। जैसा ये हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस है, ये हमारा नेगेटिव सीक्वेंस हो गया। ठीक है, तो इसका जो मेन रीज़न क्या रहेगा? ये रहेगा, क्योंकि कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? तो ये एप्लीकेबल नहीं है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि एसी को फ्रीक्वेंसी रहता है आइदर 50 हर्ट्ज़ रहता है और 60 हर्ट्ज़ रहता है। हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज़ फॉलो करते हैं और जो आउट ऑफ कंट्री है वहाँ पे 60 हर्ट्ज़ फॉलो करते हैं। ओके, तो हम लोग अभी 6 क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि है हाउ मेनी साइकिल्स विल एन एसी सिग्नल मेक इन 2 सेकेंड्स इफ़ इट्स फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज़। तो इसका क्या है? 50 हर्ट्ज़ बनाता है कि 100 हर्ट्ज़ बनाता है, 150 या 200। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? जैसे हमारा द फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइकिल टू द टोटल टाइम। मतलब जो हमारा टोटल टाइम रहेगा तो t इज इक्वल टू 1/f, सॉरी t इज इक्वल टू 1/f रहेगा। तो अगर हमको हाउ मेनी साइकिल, तो साइकिल निकालना है तो क्या होगा? ये जो टाइम है, टाइम और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगा तब जाके ये साइकिल निकलेगा अपना। तो क्या होगा? 2 × 100 मीन्स 200 साइकिल्स वो 1 मिनट में कंप्लीट करेगा, 2 सेकेंड में कंप्लीट करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? डी होगा। सिंस द फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 100 एंड द टाइम इज 2 सेकेंड, सो नंबर ऑफ साइकिल विल बी 200। ओके, हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका क्या है? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रहेगा, अलॉन्ग रहेगा, या फिर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, या फिर परपेंडिकुलर रहेगा, या फिर परपेंडिकुलर डेथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ नेगेटिव डायरेक्शन और इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो कैसा रहेगा? वो रहेगा अपोजिट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब उस समय क्या होता है? करंट अपना कम होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें वो कम रहेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। तो नेक्स्ट जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is correct about the power consumed by R1 and R2 connected in series if the value of R1 is greater than R2? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है कि जैसे R1 will consume more power, क्या होगा अगर दो R1 and R2 अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है, जैसा ये अगर दोनों जस्ट वेट, ये अगर हमारा दोनों R1 and R2 अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो ये हो गया R1 और R2, तो क्या होगा? पावर किस में ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा?
तो इसमें क्या होता है, हमारा जो करंट है वो करंट सेम रहता है, बराबर। जैसे कि पी पावर का फार्मूला क्या होता है, इसमें I/R का हमारा फार्मूला होता है। जैसे व्हेन टू रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन द सीरीज, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इज सेम एंड दस द पावर कंज्यूम बाय द लार्जर रेजिस्टर्स विल बी मोर। तो क्या होगा, जैसा कि हमने ये किया, हमारा जो जैसे अगर इसका वैल्यू 10 है और इसका वैल्यू अगर 5 है, तो क्या होगा, किस में ज़्यादा ड्रॉप होगा, किस में ज़्यादा रेजिस्टेंस अपोज करेगा, तो ये जो 10 वाला वैल्यू है इसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा। तो क्या होगा, R1 विल कंज्यूम मोर पावर। तो क्या मतलब इसका क्या है कि जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा अपना करंट कम हो जाएगा, और जैसे दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, पावर उसमें ज़्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, फिर जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, what is 0 for charged spherical shell? Electrical potential outside the spherical shell, electrical potential inside the spherical shell। शायद ये क्वेश्चन दोबारा आया है, चलो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। क्यों? अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज 0 एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब क्या होता है, इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है और सरफेस पे ज़्यादा रहता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। जैसा कि हमने पहले भी देखा, आर स्क्वायर पे ज़्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सॉरी, व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इसका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, या फिर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका जो क्वांटिटी रहता है वो स्केलर क्वांटिटी में ही रहता है हमेशा। क्यों रहता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेफर्स टू द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट विथ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या होता है हमारा, कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स क्या होता है कि ये हमारा अगर हायर पोटेंशियल है और ये अगर लोअर पोटेंशियल है, तो हमारा कभी भी चार्ज कैसे फ्लो होता है, हायर टू लोअर। और हमारा करंट कैसे फ्लो होता है, हमारा करंट ऐसे फ्लो होता है, इन्वर्सली फ्लो होता है। सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज़ एन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या है, मैग्नीट्यूड रहता है, वो हमेशा हाई से लो ही होता है, लो से हाई नहीं होता है। और करंट जो है हमारा दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, इन पॉजिटिव और निगेटिव। सो स्केलर क्वांटिटी को क्या रहता है, खाली मैग्नीट्यूड रहता है, उसमें डायरेक्शन नहीं रहता है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या रहता है, उसमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों रहता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। हम अगली वीडियो में और 10 क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियोस को शेयर करो ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।